सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज मंचावर उपस्थित आदरणीय तुषार गांधी सर, ज्यांना ऐकण्यासाठी आपण इथे सर्वजण जमलेलो आहोत, त्यांचं महात्मा गांधी मिशनच्या वतीनं मी मनपूर्वक स्वागत करते. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करू. तसेच माननीय लक्ष्मीकांत देशमुख सर, आदरणीय अंकुशराव कदम सर, प्रोफेसर डॉक्टर विलास सपकाळ सर यांचंही हार्दिक स्वागत करते. तसेच महात्मा गांधी स्मारक निधी पुणे येथील या संस्थेचे सचिव अनुराग राजन सर, MS जाधव सर, माननीय मच्छिंद्र बोर्डे सर यांचंही स्वागत. या कार्यक्रमासाठी किंवा आता जे संमेलन होणार आहे त्यासाठी पुढाकार घेणारे आमचे डॉक्टर सुधीर गव्हाणे सर इथं उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचं आणि बाकी सर्व मान्यवरांचं मी स्वागत करते. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचे विचार घराघरात पोचावेत ही काळाची गरज आहे. त्यामुळेच पुण्यातील महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी यांच्या वतीनं दरवर्षी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये महात्मा गांधी विचार साहित्य संमेलन घेण्याचा त्यांचा मानस आहे. पहिलं संमेलन नुकतंच म्हणजे मागच्या वर्षी पुण्यात पार पडलं आणि दुसरं संमेलन महात्मा गांधी मिशनच्या परिसरात होतं, याचा आम्हाला विशेष आनंद आहे आणि मला वाटतं आपल्या सर्वांसाठी ही एक संधी असणार आहे. काही वेळापूर्वीच 8 आणि 9 ऑक्टोबरला होणाऱ्या संमेलनाच्या कार्यालयाचं उद्घाटन तुषार गांधी सरांच्या हस्ते आत्ताच पार पडलं, ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. तुषार गांधी सर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे पणतू, लेखक आणि कार्यकर्ते अशी त्यांची ओळख आहे. ते महात्मा गांधी फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. गांधीवादी विचाराच्या प्रसारासाठी ते कायम प्रयत्नशील असतात आणि त्याचाच भाग म्हणून इथे संमेलन होतं, ही एक खूप सुवर्ण संधी आहे असं मला वाटतं. आणि आजच्या कार्यक्रमाचा उद्देश म्हणजे सर इथे आलेले आहेत, याच्यापूर्वीही आम्ही त्यांना अनेकदा ऐकले, पण काही नवीन विद्यार्थी सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, नवीन फॅकल्टी उपस्थित आहेत, त्यांच्याशी सरांचा संवाद घडावा यासाठी आजचा हा कार्यक्रम. मी सर्वप्रथम कदम सरांना विनंती करणार आहे, आपण त्यांचं स्वागत करूया. धन्यवाद सर. धन्यवाद. जगात सर्वत्र हिंसा, पर्यावरण नाश, असहिष्णुता, आर्थिक असमानता दिसते. या समस्या सोडवण्यासाठी मला वाटतं फक्त एकच विचार आहे आणि तो म्हणजे गांधी विचार. महात्मा गांधी मिशन हे ट्रस्ट कायमच गांधी विचारांना अनुसरूनच सर्व कार्य करतं. गांधीजींच्या विचारांचा प्रसार व्हावा यासाठी कायम आम्ही सर्वजण गांधी परिवार, महात्मा गांधी मिशन परिवार कार्यरत आहे. आम्ही सतत प्रयत्न करतो. त्याचाच भाग म्हणून हे साहित्य संमेलन पार पडते आणि त्यानिमित्ताने आज आपल्याला तुषार गांधी सरांना ऐकण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांना मी विनंती करणार आहे, कृपया आम्हाला आपण मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. एक ऐसे जमाने में जब गांधी का नाम आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है, तो यहाँ जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं घर वापस आया, क्योंकि ये एक जगह है जहाँ पर सिर्फ गांधी का नाम नहीं लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को भी संभाल के रखा गया है. तो जब भी मुझे इनविटेशन मिलता है MGM में आने का तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए जो जगहें थी वो कम होती जा रही है. तो जो बची हुई है जगह उनको पकड़ के रखना हमारे लिए एक तरफ से लगाव भी है, एक तरफ से मजबूरी भी है. पर ये सारी बातें करने से पहले पीछे बैठे हुए जैन जी को सलाम करता हूँ. हमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जिसके लिए कि हमारी बातों से हम इस मुल्क को जगाए, वो आप लोगों ने 10 दिन में करके देखा. मजे की बात ये थी कि किसी के मुंह पर गांधी का नाम नहीं था, पर सारे के सारे गांधी के रास्ते पे ही चल रहे थे. जब लाठी चल रही थी तो जिस तरह से अपने बदन पर उस लाठी का मार सह लिया आप लोगों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
जब पहला असहकार आंदोलन बापू ने किया और उसमें थोड़ी बहुत हिंसा हुई, उसके कारण उन्होंने वो असहकार आंदोलन पीछे ले लिया। उसके बाद 30 में जब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया तो 20 और 30 के बीच में साबरमती आश्रम में उन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगाया कि जो लोग सत्याग्रही बनना चाहते थे उनको सत्याग्रह कैसा करना उसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया। और उसमें एक प्रशिक्षण ये था कि जब पुलिस मारने आए तो अपने बचाव में भी हाथ उठाना नहीं, हंसते हुए अपने आप पर वो वार सह लेना। ये ट्रेनिंग दी गई थी। आप लोगों को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन आपने वो करके दिखाया। इसके लिए दूसरा सवाल, क्योंकि हम हमेशा गांधी की तस्वीर लेके घूमते हैं, गांधी गांधी करते रहते हैं, लेकिन प्रभाव नहीं जमा सकते। इसलिए मेरे को बहुत ताज्जुब लगा कि जिस जनरेशन को हमने सोशल मीडिया जनरेशन कह के डिसमिस कर दिया था कि ये लोग तो सोशल मीडिया के बाहर कभी आ सकते नहीं है, उन्होंने जो रास्तों पर आकर करके दिखाया वो एक चमत्कार के अलावा कुछ नहीं। पहली बार जिंदगी में मुझे एहसास हुआ कि यार अब रिटायर हो सकते, अब हमारी जरूरत नहीं रही, इस मुल्क को संभालने वाले आ गए। मैं और क्या बोलूं, क्योंकि हम तो बातें करते रहते हैं गांधी की, आप लोगों ने करके दिखाया। तो मैं चाहता हूं कि आपकी बातें मैं सुनूं, क्योंकि आज भारत को जो जरूरत है उसको कैसे फुलफिल कर सके वो बात आप लोगों को ज्यादा मालूम होने लगी है। इसलिए मैंने जब मुझे कहा गया कि आप बात करिएगा, प्रवचन करिएगा, तो मैंने कहा प्रवचन नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ, बात सुनना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी जनरेशन की एक आदत हो गई, हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। और वही फितरत आपको सरकार में भी दिखाई देती है कि वो बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। और इसलिए असरकारक काम भी नहीं होता। पर क्योंकि पूरी जिंदगी बोलते बोलते बिता दी है, इसलिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलूंगा ही। तो ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शुरुआत हुई है इस शुरुआत को फिजल आउट मत होने दीजिए, इसको चालू रखिए। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा एक पर्याय निकला है, शिक्षण के ऊपर फोकस्ड। मैं जानता हूँ कि आप लोग तो प्रिविलेज्ड हो कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिल गया है, आपका शिक्षण उसमें होगा, लेकिन हर एक जो यहाँ बैठा है उसके पीछे 100 से 1000 ऐसे बच्चे हैं जिनको ये कभी भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि हमने ऐसी फैसिलिटीज नहीं बनाई। हमने राइट टू एजुकेशन बिल बनाया, उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया कि भाई एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, पर अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए कोई काम हुआ नहीं है। और इसलिए ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और जो अभी कॉकरोचेस ने जो मिशन उठाया है स्कूल्स के लिए, वो बहुत क्रिटिकल एक मैसेज है, एक मिशन, और वो मिशन से कम नहीं है, क्योंकि उसको सुधारना यानी एक नई एजुकेशन सिस्टम खड़ी करना है। क्योंकि सिलेबसेस बहुत है हमारे पास, करिकुलम्स बहुत है हमारे पास, उसके संस्थाएं बहुत है जो उसको प्रमाणित करती है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। क्या काम का वो सिलेबस या क्या काम का वो करिकुलम जिसको पढ़ाने के लिए ना तुम्हारी पास जगह हो, ना तुम्हारे पास शिक्षक हो। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है वो एक अब क्रिटिकल नीड बन गई।
आपको लगता होगा कि यार गांधी का पोता आके ये क्या बातें कर रहा है, लेकिन आज की जरूरत जो है उसकी बातें हम नहीं करेंगे तो हम मार्जिनलाइज्ड होते ही जाए। हमको ये बातें करनी होगी क्योंकि हर वो समस्या जो सामान्य इंसान को परेशान करती है वो गांधी की बात, क्योंकि हमेशा गांधी ने कहा था जब उन्होंने दरिद्र नारायण की बात की कि भगवान की पूजा यानी गरीब से गरीब और लाचार से लाचार की सेवा। उसका मतलब ये नहीं है कि जेब में से पैसा निकाला और दे दिया किसी भिखारी को या किसी लाचार व्यक्ति को, पर वो दरिद्र नारायण की कल्पना ये थी कि अगर उसकी लाचारी का को आप महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो, तो उस लाचारी की गुलामी से उसे मुक्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो वो देखो। पैसा देने से तो शायद उसको एक वक्त का खाना मिल जाए, लेकिन दूसरे वक्त उसको भूखा ही मरना पड़ेगा। तो ये जो गांधी है उसको हमने समझना बहुत जरूरी है। इस खादी में गांधी है लेकिन वो उतना जरूरी नहीं, पर ये खादी आज भी कैसे हमारी जो इकोनॉमिक समस्या है, हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है, हमारी जो आइडिएटिंग की समस्या है, उसको कैसे दूर कर सकती है, इसके बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो ये खादी रियल सेंस में एक सॉल्यूशन बन सकती है। आपके इंस्टीट्यूशन में आपको ये बहुत बड़ा बोon है कि पूरा एक खादी डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर है जहाँ कॉटन से लेके गारमेंट तक का पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है। ऐसी जगहें रही नहीं है जहाँ से आप एक पूरा प्रोसेस, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस है। यहाँ जो दुकान चलती है वो प्रोडक्शन को अंजाम देने को कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार प्रोडक्शन होता है बहुत अच्छी तरह से लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट ना मिलने की वजह से वो खत्म हो जाता है। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड जो प्रोसेस है वो एंटरप्रेन्योरशिप की एक लिविंग लेबोरेटरी है। आप लोगों ने इसका फायदा उठाना चाहिए क्योंकि न सिर्फ आप ग्रेजुएट होने के लिए यहाँ आए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए यहाँ आए हैं, आप लोग कोई एबिलिटी सीखने के लिए आए हैं। और गांधी के आश्रमों में यही होता था। वहां जब खादी का डेवलपमेंट शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था कि सब लोग बैठ के सूत कटाई करते रहते। कुछ लोग सूत कटाई करते थे, कुछ बुनाई करते थे, कुछ बेचते भी थे। महिलाएं जाके गांवों में वो कपड़ा जो बनता था वो बेचती भी थी क्योंकि उनको मालूम था कि कपड़ा बना बना कर रख के हम क्या करने वाले, अगर बिकेगा नहीं तो इस प्रोसेस को सस्टेन कैसे करेंगे। जब वो अंग्रेजी कपड़े की दुकानों के ऊपर पिकेट करते थे कि भाई अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करो, तो ये नहीं था कि भाई कपड़े उतार के निकाल दो फिर पहनने को क्या। वो खादी दे रही थी कि देखो ये स्वदेशी ऑल्टरनेटिव। जब कोई भी रेवोल्यूशन में ऑल्टरनेटिव क्या है वो दिया जाता है तब वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है। और इसीलिए मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फेल होती है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है कि डिस्ट्रॉय कर दो और फिर अच्छा उसमें से उद्भव होगा, जबकि गांधीयन आइडियोलॉजी कहती है कि रिप्लेस करो। बिफोर यू गो एंड से कि इसका बहिष्कार करो, ऑल्टरनेटिव क्या है वो दीजिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब विदेशी कपड़ों की होली उन्होंने जलवाई तो साबरमती आश्रम में ऑलरेडी खादी का कपड़ा बन रहा था। तो ऐसा नहीं था कि बच्चों को कह दिया कि भाई नंगे घूमो, अपने कपड़े उतार के फेंक दो और नंगे घूमो, नहीं, खादी अवेलेबल था। तब जाके उन्होंने कहा और तब जाके भारत की प्रजा ने भी उसका स्वीकार किया कि ये तो अल्टरनेटिव दे रहे हैं। आज भी इसी तरह से अगर हमें इस मुल्क में एक प्रोडक्टिव बदलाव लाना है तो इसी रास्ते से चल के आएगा, वरना नहीं हो सकता। ये सारी बातें
अब हमें एक नए अंदाज से करना होगा कि what is the application, what is the relevance of the Gandhian ideology in today's India. क्योंकि इंडिया अगर ये प्रूव करेगा तो वर्ल्ड इसको फॉलो करेगा। मैं हमेशा जीन्स और खादी के ऐसे शर्ट पहनता हूँ, प्रदेश में जाता हूँ तब भी यही पहन के जाता हूँ, और हमेशा मुझे पूछा जाता है कि कहाँ से लाते हो, फिर समझाता हूँ। तो यही बात जब पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबिलिटी की एक बात चल रही है तब यही कहते हैं कि दिस इज द रियल सस्टेनेबल फैब्रिक, हाउ कैन वी गेट। तब जाके उनको एहसास होता है कि भाई हमारे पूर्वज भी तो ऐसे ही बनाते होंगे, हमारे पास भी तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी होगी, तो हम भी ढूंढ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कपड़ा कैसे बनाया, कहाँ से लाए। हिंदुस्तान से खादी एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। बापू कभी अमेरिका नहीं गए, पर अमेरिका में उनके काफी फॉलोअर्स बन गए, और स्पेशली जो मॉर्मन्स और क्वेकर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को शन करते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते, वो लोग बापू को हमेशा कहते कि भाई तुम कॉटन भेज दो हमको इंडिया से, हम यहाँ सूत कताई करके खादी बनाना चाहते हैं। और बापू हमेशा उनकी डिमांड को नकारते। तो एक बार एक उनका जो चेला था अमेरिकन, वो बहुत नाराज हो गया, बोले हम कितनी बार तुमको कह रहे हैं कि हमको खादी भेजो, तुम कहते हो खादी बनाओ खादी बनाओ, हम कहते हैं कि तुम हमको कॉटन भेजो हम खादी बनाएंगे, तुम भेजते नहीं। तो बोले, बापू ने ये जवाब दिया, उसका वो लिखत है कि खादी इन अमेरिका will not be स्वदेशी, and then it will defeat the whole cause. Find your traditional alternative and revive that system and produce your cloth from that heritage, not from our heritage. और ये पॉसिबिलिटी पूरे विश्व में है। हर कल्चर में एक ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम हुआ करती थी जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मास प्रोडक्शन के जुनून में खत्म कर दिया। और इसलिए आज उन देशों में अपनी ही हेरिटेज के बारे में नॉलेज नहीं है। इस मुल्क में भी वो होने जा रहा है जहां हम अपनी ही हेरिटेज भुला दे रहे। फिर भी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस ट्रेडिशन को संभाले रखे हुए हैं। उसमें से हम आदर्श प्राप्त करके मॉडर्न रिक्वायरमेंट में कैसे वो कर सकते हैं, वो करवा सकते हैं। और ये जरूरी कि वी फाइंड अ वे टू मॉडर्नाइज आवर ट्रेडिशंस एंड मेक देम फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वायबल। और ये यूथ के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आप यहाँ से पदवी लेके भी निकलेंगे। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ। तब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क होगा कि अब आगे क्या। सिर्फ वो एक पेपर के कारण आपको रेन्यूमरेटिव करियर बन पाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहे। बट देयर इज अ वे आउट ऑफ बिकमिंग an entrepreneur before you leave this place. यहाँ से निकलने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने आप को अगर प्रिपेयर करो, जिसमें आउट ऑफ करिकुलम आपको सीखना पड़ेगा। भले उसके मार्क ना हो, भले उसके एग्जाम ना हो, भले उसका इफेक्ट आपकी डिग्री पे ना पड़े, पर आपकी जिंदगी में उसका इन्फ्लुएंस हमेशा रहे। और आपकी करियर की जो समस्या है, जो उलझन है, जो भारत ने बहुत एफिशिएंटली बनाई, उसके बारे में जो एक निराशा आती है वो नहीं रहे। जो हमेशा देखते हैं ना न्यूज़पेपरों में ये कि बिहार में 10,000 इंजीनियरों ने स्वीपर की जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया। वो इसलिए है कि 10,000 इंजीनियर बनाने के इंस्टीट्यूशन तो बना लिए, लेकिन 10,000 इंजीनियर्स को नौकरी देने वाली इंडस्ट्री नहीं।
पर वो इंजीनियरों ने अगर उस वक्त ऑल्टरनेटिव इंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया होता, जो गांधी अपने आश्रम में करता था, तो उनके लिए वो उलझन नहीं रहती। ये इस तरह से गांधी का आविष्कार अगर हम मिल के करेंगे तो आज के जमाने में गांधी के महत्व को हम पहचानने लगेंगे, और जेनजी को भी ये नहीं लगेगा कि ये टाइम बार्ड मेडिसिन है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो दवाई नहीं है, बीमारी का इलाज नहीं है, वो बीमारी का प्रिवेंशन। फर्क है, बीमार पड़ने पर दवाई लेते हैं, लेकिन प्रिवेंशन की लाइफस्टाइल अपनाने पर वो बीमारी होती नहीं। ये सोचिए। थैंक यू। और अब लेट्स हैव अ डायलॉग। थैंक यू। सरांनी आवर्जून उल्लेख केलेला आहे. नुकताच आपण अनुभव घेतला जेनझीनी केलेली क्रांती किंवा तरुणांमध्ये असलेली धमक, त्याच्यामुळे काय बदल होऊ शकतो, आणि या विचारांना गांधी विचाराची किंवा गांधी तत्वाची जोड असेल तर क्रांती नक्कीच यशस्वी होणार आहे. हे सरांनी आता आवर्जून आपल्याला सांगितलेलं आहे. आपल्या मनातही काही प्रश्न असतील तर मी विद्यार्थ्यांना आणि इथे उपस्थित सर्व फॅकल्टीजला विनंती करते, कृपया आपण प्रश्न विचारूया. आधी विद्यार्थी और बहुत संस्कारी प्रश्न न पूछने हो तो भी चलेगा, मैं कोई भी प्रश्न का अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर दूंगा। हाँ अभी तक तो किसी ने सर उसको माइक दीजिएगा। सर नमस्कार, मी सुधाकर सुलताने. महात्मा गांधींच्या पंतुशी बोलायला भेटतंय हेच भाग्य आहे खरं तर. आणि तुम्हाला प्रश्न असा आहे सर माझा, जे देशामध्ये सध्या वातावरण आहे, धार्मिकता वाढत चाललेली आणि युवक ज्या पद्धतीनं आता पेटून उठलेला आहे, या गोष्टींकडे तुम्ही कसं बघता की युवकांनी ही वाढत चाललेली धार्मिकता कमी करण्यासाठी कशा प्रकारे पुढे यायला पाहिजे, याबाबत आपलं काय मत आहे? गेले 2 दशक धार्मिकतामध्ये धर्मांधता आली आहे, आणि म्हणून त्याला मी धार्मिकपणा पण म्हणत नाही, कारण हा एक धर्मांध, जिसको हिंदी में भेड़चाल बोलते हैं, वैसा हुआ है की तो करतोय म्हणून मी पण करायला पाहिजे, नाहीतर मी वेगळा वाटेन किंवा मी वेगळी वाटेन, आणि घरी पण तसंच असतं. जे आपण प्रॅक्टिस करून राहिलोय त्याच्यात अधर्म जास्त आणि धर्म कमी, कारण धर्माची व्याख्या ही आहे की ते सार्वजनिक नसतो, तो आपला इंडिव्हिज्युअल ते असतो, आणि आपण जेव्हा ते इंडिव्हिज्युअली प्रॅक्टिस करतो तेव्हा खरी उपासना होते. पण आता काय आहे की दाखवणारा धर्म प्रॅक्टिस जास्त होतो. पण आता जे झालंय त्याच्यात, आणि खास करून जंतर मंतर वरून जो एक नारा उठला, तो त्याचा एक फार मोठा जवाब होता कि हिंदू मुस्लिम नहीं, शिक्षा और रोजगारी की बात करू. कारण आपण गेल्या 12 वर्षापासून तर अगदी प्रखरपणे, पण 20 वर्षापासून ह्या देशात जसं काही दुसरं काहीच नाही आहे, आणि फक्त हिंदू मुस्लिमच एक प्रश्न आहे, आणि मुस्लिम द्वेषच देशभक्ती आहे, असा एक हवा चालत होती. आणि तिला आता एक पर्यायी हे उठलाय की हिंदू मुस्लिम प्रश्न आमचा आहे, कोणाशी मित्रता करायची कोणाशी नाही करायची आम्ही ठरवू, पण शिक्षण आणि रोजगार हे सरकारची जबाबदारी आहे, आणि हे तुमच्याकडून आम्ही करून घेऊ. जे जैन झी आणि आता जैन अल्फा प्रश्न विचारतायत आणि ज्या पद्धतीनं आपल्या हक्कांसाठी आवाज उचलून राहिले, ते जंतर मंतरचा प्रभाव, जंतर मंतरवर जे झालं ते.
आणि मला आशा आहे, मी गांधीवादी आहे म्हणून मी आशावादी पण आहे. आणि अंधकारात पण एक जिसको हिंदी में तिनका बोलते हैं, उसकी रोशनी से मुझे आशा जगती है कि हाँ रोशनी होगी. तो मुझे लगता है कि इसमें से एक हमें रोशन रास्ता मिलेगा देश में. थँक्यू. या आगे Hello, sir, and very welcome here. And first of all, I'm very surprised to see you here because मुझे लगा था कि अभी इतनी जल्दी तो मैं आपको कभी मिल नहीं पाऊंगी. PhD वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेंगे. मैं खुद PhD नहीं हूँ. मैंने जैसे वैसे कॉलेज पास किया. मुझे हमेशा लोग ये कहते थे कि गांधी को ढूंढना है तो कॉलेज में मत जाओ, कैंटीन में जाओ. So, sir, my question is going to be about your book, that is Let's Kill Gandhi. And I don't know if I should be sorry to say this or not, but मैंने वो book पढ़ा नहीं है, मैंने ChatGPT से उसकी summary ली है. So, my question is कि what do you think is the most persistent, dangerous myth regarding that era, जिसने गांधी के assassination को, जो conspiracy थी, उसको हवा दी थी? क्योंकि आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ केस इन द कंटेम्पररी सोसाइटी ऑल्सो. तो मुझे पूछना ये था कि वो कौन सी मिथ है जो दैट इज स्टिल बीइंग एक्सेप्टेड इन द कंटेम्पररी सोसाइटी एंड यूज्ड एज फेस वैल्यू. क्योंकि देयर इज वन कंसेप्ट, एन आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज ब्रह्मचर्य. एंड आई एम नॉट एक्चुअली, आई डोंट क्लेम टू बी master of Gandhian philosophy, and I find myself blank when being asked about that ideology, and because that ideology I think is very prone to being manipulated and used against Gandhiji and for the थोड़ा defamation. शॉर्ट में पूछिए. Yeah. तो आपकी नजर में वो कौन सी myth है? सबसे बड़ी जो how would you counter that ब्रह्मचार्य defamation? देखिए, ये दो अलग अलग प्रश्न है. लेट्स किल गांधी का जो प्रश्न है वो अलग है, और ये ब्रह्मचर्य आइडियोलॉजी का जो प्रश्न है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्टैंड अलोन नहीं है कि हम ऐसा कहें कि भाई उन्होंने सेलिबसी स्वीकार कर ली. उसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यों वो हुआ. एक तो ये था कि बापू को एक तरीके से एक गिल्ट, बिकॉज जब उनके पिताजी गुजर गए तो ही वॉज मेकिंग लव टू हिज वाइफ. छोटे थे दोनों, शादी हुई थी, नई शादी हुई थी, और एंड ही केप्ट ऑन बिकॉज उनके फादर के लास्ट आखिरी दिनों में बापू ने उनकी सेवा की थी. तो उनको हमेशा ये खटका कि भाई जब वो गए, आखिरी सांस ली, तब मैं मेरी पत्नी के साथ था, which was natural for normal human beings, but वो गिल्ट उनके दिमाग में बस गई. ये हम सबसे होता है, कई बार कुछ हो जाता है जिसकी गिल्ट हम लोग अनकॉन्शियसली भी कैरी करते हैं. तो उनको हमेशा ये लगता था कि मेरा जिसको वो लस्ट बोलते थे, कि मेरा जो लस्ट है वो उसी के कारण वो मेरी कमजोरी है और मैंने उसको मात देनी है. और साउथ अफ्रीका में उन्होंने कई बार वो प्रयत्न किया, बट ही वॉज अ यंग मैन एंड ही कुड नॉट फुलफिल दैट डिसीजन. पर जब वो दक्षिण अफ्रीका के जो नेटिव्स थे, ज़ुलूस, उन्होंने एक क्रांति की, और जिस तरह से ब्रिटिश सोल्जर्स ने उनके ऊपर दमन किया, तो बापू अपने वॉलंटियर्स को लेके वहां गए थे वुंडेड सोल्जर्स की ट्रीटमेंट के लिए. पर जब उन्होंने देखा कि किस तरह से वो सोल्जर्स वो ज़ुलूस को के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, दमन कर रहे थे, और ये देखा कि जो मिशनरीज थे वो भी इनकार कर रहे थे उन ज़ुलूस के को ट्रीट करने में, उनको एड देने में और सब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं इनका काम करूंगा. एंड ही एक्सपीरियंस्ड सम ऑफ द मोस्ट हॉरिबल एट्रोसिटीज ओवर देयर, एंड दैट made him realize कि
जो मर्दों का औरतों के ऊपर एक डोमिनेंस है एंड विच इज मैनिफेस्टेड इन देयर सेक्सुअलिटी, वो एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है। और उस वायलेंस को जब तक हम एड्रेस नहीं करते तब हम नॉन वायलेंस की बात नहीं कर सकते। तो ब्रह्मचर्य अरोज फ्रॉम दैट सेंस कि दिस इज माय ऑपरेशन ऑन माय पार्टनर, माय वायलेंस अगेंस्ट माय पार्टनर, एंड दैट गिल्ट दैट वाज देयर इन हिज माइंड, उसमें से ये पूरा ब्रह्मचर्य का आइडिया। एंड ही टुक द प्लेज ऑफ ब्रह्मचर्य ऑन द फील्ड while treating the Zulu victims of the barbarity. उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके खिलाफ हूँ तो मेरी पत्नी पे हुए अत्याचार को भी मैंने बंद करना चाहिए, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। तो ये कॉम्प्लेक्स बात थी, इसको मैंने जो कहा उससे भी समझ नहीं सकते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इश्यू था। तो ये ब्रह्मचर्य की बात हो गई। द मिथ अबाउट गांधीज मर्डर was that he was murdered because of the partition, was that he was murdered because of him India had to give 55 crores to Pakistan, was that he was favoring the Muslims and hurting Hindu necessities, that's why he had to be killed. ये सारे आफ्टर थॉट्स थे मर्डर करने के बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि तभी हालात वैसे थे कि भाई ये तो सब लोग कहेंगे कि हाँ हाँ ये तो है, ये तो है, ये तो है करके। ये हमने बराबर से समझना चाहिए। मेरी किताब आपने चैट जीपीटी से उसका एक्सट्रैक्ट किया है, मेरी किताब पढ़िए, उसमें ये मैंने सारा बताया है किस तरह से ये पूरा फैब्रिकेट किया गया, किन हालातों में ये पूरा फैब्रिकेट हुआ। गांधी को मारने के लिए 1934 से प्रयत्न किया जा रहा था, 6 बार उनकी हत्या का प्रयास हुआ जो अनसक्सेसफुल रहा, जिसमें सारे के सारे अटेम्प्ट्स में सावरकराइट लोगों का हाथ होने का प्रूफ था, नॉट जस्ट एलिगेशन, प्रूफ था, जिनमें से 4 में नारायण आप्टे और नथुराम गोडसे इन्वॉल्व थे, इसका भी प्रूफ था। तो ये एक श्रृंखला 1934 से चली आ रही थी। 1934 में पार्टीशन का आइडिया भी नहीं था, कई 1-2 बार जिक्र हुआ था, लेकिन आइडिया भी नहीं था कि इस तरह से पार्टीशन कर सकेंगे। तो क्या था रीजन कि 34 में वो हत्या का प्रयास किया गया? 34 में बापू ने हरिजन यात्रा की थी, जो सार्वजनिक कुओं और वाटर सोर्सेज में दलितों को पानी का एक्सेस नहीं दिया जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने एजिटेशन किया था। मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने एजिटेशन किया था, और गांव-गांव में जाके मंदिर खुलवा रहे थे दलितों को एंट्रेंस के लिए, और सनातनी हिंदुओं में इसके खिलाफ गुस्सा था। ये सोशल इंजीनियरिंग की जो बात थी, पूना पैक्ट का भी उसमें एक इन्फ्लुएंस था, क्योंकि पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए रिजर्व्ड स्पेसेस, कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड सीट्स इन पार्लियामेंट पूना पैक्ट के बाद आया, जिसके इन्फ्लुएंस से रिजर्वेशन की पूरी सिस्टम इंडिपेंडेंट इंडिया में है, और पूना पैक्ट का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट बापू को जाता है। तो ये सारी चीजों को जब तक हम समझते नहीं है, तब तक द कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द मर्डर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी विल नेवर बी अंडरस्टूड। और इसलिए मैंने वो किताब लिखी कि जिसमें ये पूरा बैकग्राउंड इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन क्योंकि कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीजें आपको अलग अलग किताब में मिलेंगी। लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी गांधी पे अगर मैं कहूं कि 15 किताबें पढ़ें तो आप नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आखिर में मैंने ये एक किताब लिखी जिसमें सब कुछ दिया, ताकि अगर वो एक भी आप पढ़ लो तो आपको उस वक्त के हालात और उस वक्त के क्या रियलिटी थी उसका ख्याल है। I hope I have been able to explain this
because I just can't help that I've started it, because if I start speaking on this one subject of the conspiracy of Gandhi murder, it takes me at least 2 hours to go through the whole thing. Thank you, sir. Thank you so much. You're most welcome. I may not be able to produce certain eloquent facts to support my question, but I would keep it very blunt. Why is it said that I was in class with Professor John, and whatever he told us is, fellow. So I ended up saying that Gandhi must be the first Ambedkar. But when it comes to reality, is it true that Gandhiji and Ambedkar, they were not on the same page? Or are you just, going through? See, the thing is that we are desperate to bring these two together in present circumstances, when we are faced, both the ideologies are faced with a threat from an ideology against which both of them were fighting. Is the communal ideology, is the मनुवादी, जिसको हम मनुवादी कहते हैं, वो आइडियोलॉजी से जो थ्रेट है, उसके लिए अब हमारे लिए ये जरूरी हो गया है कि बापू और अम्बेडकर को एक दिखाने की हम कोशिश करें, पर जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि वो दो प्रवाह थे, उन प्रवाहों का संगम होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रवाह जो थे वो दोनों अपने आप में उतने ही important थे. They were as important. If Gandhi was important, Baba Saheb was also as important. One was fighting for the freedom of the nation, the other was fighting for the people who were not even considered to be humans at that time. So the objective of both was for freedom. And unless, when we got freedom, Bapu talked about Purna Swaraj. And he said Purna Swaraj is yet to be achieved. What he meant was that those that we have kept enslaved are still enslaved. Unless we defeat that ideology, we will never be completely free. Purna Swaraj नहीं मिलेगा. और ये जो बात है वो unite करती है. We are still to fight for the Purna Swaraj. Even today we see that caste becomes more important to us than the individual's ability and character. We judge an individual from the basis of their caste. मैं लंदन में था, लंदन में पैदा बड़ी हुई एक लड़की, बैठ जाओ यार, क्यों खड़े, मैं बैठे बैठे बोल रहा हूँ, एक लड़की, हम लोग एक पब में बैठे थे, क्योंकि मेरे जो होस्ट थे वो पार्टी करना चाहते थे और मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट था, तो मैं बैठा हुआ था, वो लोग कुछ रिजॉइस कर रहे थे, उसमें वो लड़की थी, मैं देख रहा था कि वो ड्रिंक्स भी ले रही थी, वो डांस भी कर रही थी, शी वाज कंप्लीटली वेस्टर्न. फिर उसने देखा कि यार ये अकेला वहां बैठा बैठा कोक पी रहा है, क्यों, कौन है ये करते, तो उसने आके मुझे पूछा, आर यू इंडियन? मैंने कहा हाँ. Said, what's your surname? So I said, why is this girl asking me my surname? तो मैंने उसको पूछा कि how does it concern you what my surname is? You can ask me my name. How does it concern you what my surname is? So he said, then I can know whether I should do namaste or shake hands with you. तो मैंने कहा, what do you mean? तो बोले, if you are from the lower caste, then I'll do namaste. I said, how does it matter to you? यार तू ब्रिटिश है, पूरी उसमें दिखने में भी ब्रिटिश है, सिर्फ काली है, चमड़ी काली, बाकी तो तू पूरी ब्रिटिश है, तेरे को मेरी कास्ट से क्या लेना देना, तेरे को छुआछूत से क्या लेना देना? बोले नहीं, I must know your surname. And I'm sorry, I'm not telling you my surname. I'm Tushar. That's enough for you. ये इतना deep rooted है, और इस prejudice को मिटाना है तो गांधी अम्बेडकर को साथ लेना हमारी मजबूरी है. So, could there have been any consensus between Gandhiji and Ambedkar back then? Lots of. Just take the Pune Pact. Because of the Pune Pact, the seats for the Dalits, the number of seats for the Dalits was increased more than what the British were offering.
So the social engineering started from there. And I keep saying that if Pune Pact hadn't happened, the whole system of reservations would not have found place in the constitutional engineering document. And that is where the convergence happens. And convergence doesn't mean कि यार तुम गले मिलो और हाथ पकड़ के पूरी जिंदगी चलो. Convergence means कि तुम एक दूसरे की राह में hurdles ना डालो और एक दूसरे के साथ साथ मंजिल पर पहुंचो. क्योंकि as I said, their objective was unified. Ambedkar never told Bapu कि ये तू दलितों की बात मत कर, तू निकल इधर से. And Bapu didn't tell Baba Saheb कि तेरा इंडिपेंडेंस के साथ क्या लेना देना, तू जा तेरे दलितों की बात कर. When the constitution had to be written, Bapu was the one who insisted that Baba Saheb had to be in that committee. His name was not there in the original list. It was on the insistence of Bapu that he was placed in the constitution. And Bapu did not do him a favor. Let me be very clear. ये बाबा साहेब का नाम लेके बापू ने उनके ऊपर उपकार नहीं किया था. बापू ने उनकी कबीलियत जानी थी और ये जाना था कि उस वक्त हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा लायक व्यक्ति नहीं था जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस कर सके. और ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो कन्वर्जेंस नहीं होता तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप बहुत अलग होता. क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में मनुवादी विचारधारा भी थी और उस जमाने में जब उसका प्रभाव होता था, जस्ट इमेजिन इफ द इन्फ्लुएंस ऑफ बाबा साहेब hadn't been there, can you even imagine what the whole makeup of the constitution would have been? तो ये कॉन्फ्लुएंसेस है. जरूरी नहीं है कि कितनी तस्वीर बाबा साहेब की और बापू की एक साथ थी या कितनी जगह पर वो मिले थे या कितनी जगह पर बाबा साहेब ने उनको महात्मा गांधी बुलाया था. ये जरूरी नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं. क्योंकि क्रिटिसिज्म भी एक तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव एफर्ट होता है. That's my answer. If I may ask last question, where do you see Gandhiji's and Baba Saheb Ambedkar's ideologies differing from one another? The method. Baba Saheb believed that if Hindus wanted to reject his people, then they had the right to go out of that whole system, which was correct. And Bapu felt that no, we need to reform and accept them and keep them in the fold, which was also correct. Yes, sir. कौन कोई है और फिर आगे आते हैं. स्टूडेंट्स को पहले मौका दे देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणाम सर जी मेरा आपको. सर आज अगर गांधी जी जीवित होते, बापू आज जीवित होते, तो भारत के किस मुद्दे को लेकर वो सबसे ज्यादा चिंतित होते? मुझे लगता है कि मुझे ये प्रश्न जंतर मंतर के उपलक्ष्य में फॉरेन चैनल ने पूछा कि what would have been the issue that Gandhi was most concerned about. मेरा उत्तर था कि नफरत का नॉर्मलाइजेशन जो आज हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है वो उनके लिए सबसे चिंता का विषय होता. कि जिस तरह से आज सामान्य जनता ने नफरत को अपना लिया, आप देखिएगा कि अब दलित पे, माइनॉरिटी पे, दूसरे लोगों पे, LGBTQI वो भी एक माइनॉरिटी, उनके ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता. वो हमारे नहीं, वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारे दिमाग पर नफरत की एक परत ने हमको हम और वो उसमें डिवाइड कर दिया. और बापू ने इसे पहचान कर कहा होता कि अगर ये समाज पे हावी होता है तो ये समाज का नाश होगा.
जब किसान आंदोलन को बैठे थे तो सरकार ने क्यों उस आंदोलन को डिस्काउंट कर दिया? क्योंकि सरकारी प्रचार ये हुआ कि ये खालिस्तानी है। तो बाकी के किसानों ने कहा कि भाई हमको जरूरी नहीं है इसके अंदर जाने, वो खालिस्तानी अपना कर रहे हैं। जब CA/NRC का इतना बड़ा सत्याग्रह पूरे राष्ट्र में हुआ तो सरकार ने क्या कहा? ये देखो मुसलमानों को इफेक्ट होगा इसलिए मुसलमान रास्ते पे आ रहे हैं। बाकी सब ने कह दिया हाँ ठीक है, ये अपनी बात नहीं है, ये मुसलमानों का प्रश्न है। अब जब सर आया है और आपका भी वोटिंग राइट आपसे छीन लिया जा रहा है, तब आपको लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया। और ये जो सर है वो CA/NRC का ही अगला कदम है जो आप सबको इफेक्ट होगा। और ये इसलिए हो रहा है कि नफरत के चश्मे से हम सारे इश्यूओं को देखते हैं। तो अगर बापू होते तो समाज में नफरत के खिलाफ काम कर रहे होते। थैंक यू सर। हेलो सर, आई एम सिद्धि फ्रॉम जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला, ऐसी कौन सी गांधी जी की सीख है जो इस जनरेशन को सीखनी बहुत ज़रूरी है? एंड सेकेंड कि उस टाइम पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जो वीकर सेक्शन थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, उनको डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी पॉलिसीज निकालनी पड़ी, रिजर्वेशन देने पड़े, बट वो रिजर्वेशन या फिर वो पॉलिसीज अभी भी ज़रूरी है क्या? क्योंकि अभी आई थिंक सब लोग इक्वली हो चुके हैं। आपने हाथरस की बात सुनी थी? हाथरस में क्या हुआ था मालूम है आपको? नो सर। एक लड़की को रेप करके मार के जला दिया गया। क्यों हुआ था? क्योंकि वो दलित थी। दलित लड़कियों को तो रेप किया जा सकता है, मारा जा सकता है, जलाया जा सकता है, फिर भी रिजर्वेशन नहीं चाहिए। रिजर्वेशन क्यों हुए थे? कि ये उच्च वर्णीय है, सवर्णीय है या दलित है, ये भेद हमारे मनों से हट जाए और हम समतावादी समाज बन जाए। अगर 80 साल में वो नहीं निकला है तो रिजर्वेशन क्यों निकाला जाए? हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि रिजर्वेशन सफल है या निष्फल है, पर वो जरूरी है या नहीं जरूरी है ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता जब तक ये अत्याचार जस्टिफाई होता। क्यों वो हाथरस में मरी हुई लड़की के लिए हम लोग, निर्भया के लिए हम लोग ने सबने बत्तियां जलाई थी ना। हाथरस की विक्टिम के लिए कितनों ने, इस क्लासरूम में से कितनों ने बत्ती जलाई थी? एक हाथ उठा, एक हाथ उठा। और कोई है हाथ? मैं भी नहीं उठा सकता, मैं भी हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि मैंने नहीं जलाई। तो जब ये भेदभाव है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जरूरी है या नहीं? क्योंकि उनकी हालत तो वही है ना अभी भी। ये हमने सोचना चाहिए। वो उस वक्त का प्रश्न नहीं था, आज का भी वो प्रश्न है, आज का भी वो समाज के सामने प्रश्न है। और ये मजे की बात ये है कि हिंदुइज्म को छोड़ के जाने वालों ने भी अपने साथ ये प्रेजुडिसेस नए धर्मों में ले गए। और इसलिए आज हमें दलित मुस्लिम भी दिखाई देते हैं, जिस इस्लाम धर्म में कोई जाति पाति नहीं होती थी, और दलित क्रिश्चियन भी देख रहे थे जिस क्रिश्चियन धर्म में कोई जाति पाति नहीं होती। वो हिंदू इन्फ्लुएंस है, वो इतना गहरा इन्फ्लुएंस है कि धर्म भी बदल जाए तो भी वो नहीं बदलता। तो ऐसे हालात में कैसे वो जो सिस्टम है उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते? दूसरा क्या था प्रश्न आपका? गांधी जी की हाँ, ऐसी सब कौन में। सी सीख है जो इस जनरेशन को सीखनी बहुत जरूरी है? परसिवियरेंस। परसिवियरेंस, क्योंकि आपके जनरेशन पे सबसे बड़ी तोहमत ये लगाई जाती है कि आप 2 मिनट जनरेशन, 2 मिनट नूडल वाले, और आपका अटेंशन स्पैन कितना, 45 सेकंड, 30 सेकंड? क्या रील का कितना ड्यूरेशन होता है? अच्छा 2 मिनट हो गया क्या? ठीक है, तो बढ़ रहा है और भी बढ़ाना है। ये जो है ना, जो ब्रांडिंग है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप सब वैसे हैं, पर ये जो ब्रांडिंग है उसके कारण ये होता है कि अरे ठीक है ना, इनको 2 मिनट अम्यूज कर दो, फिर वो कहीं और चली जाएगी, कोई और रील आ जाएगा। ये आपको कमजोर करने में सबसे बड़ा शस्त्र है। जंतर मंतर में ये प्रूव हुआ कि 2 मिनट नहीं 10 दिन। अब वो 10 साल कैसे होता है वो देखो।
क्योंकि आजादी की लड़ाई 4 दिन, 2 महीने या 2 साल की नहीं थी, 40 साल तक लड़ते रहे थे। उसको परसिवियरेंस कहते हैं। You're welcome. अच्छा, मैं जो भी जवाब देता हूँ उसको ब्रह्म वाक्य मत समझिए, ये मेरी समझ के अनुसार मैं जवाब दे रहा हूँ। Hi sir, my name is Palvi Dhengre. How do you think that Gandhi's idea of non-violence and truth is applied to the problems in today's world? जंतर मंतर। What can I say? लाठी चल रही थी, टीयर गैस चल रहा था, और फिर भी वो कह रहे थे पुलिस अंकल थैंक यू वेरी मच। That is the biggest example in modern times of non-violence at work. Thank you. आणखी कोणाचा प्रश्न आहे? सर एक प्रश्न है, is there any proof that Mahatma Gandhi ji recommended name of Baba Saheb Ambedkar to be inducted into the first ministry? In the interim government, yes, there is proof because there is the initial document from which one caste Hindu name was scratched out by Bapu, and B.R. Ambedkar's name was scribbled into it. When he knew that interim government would turn into the Constituent Assembly, because the India Independence Bill that was passed in the British Parliament and made into an act had stated that both the countries will become dominions till they draft their own constitution and adopt it, when they will become sovereign nations. So it was a given fact that the interim government that was sworn in would be in charge of the process of drafting the constitution. इसलिए ये डॉक्यूमेंट है, ये कोई मेक बिलीव बात नहीं। After independence, the first ministry, in that you are No. also inducted? No, because that was, you are talking about the first, after the first election in after the adoption of the constitution. तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट ही चल रही थी। उसके बाद इलेक्शंस हुए, उसके बाद पार्टी आई, उसके बाद जो इलेक्ट हुए उनमें से सरकारें बनने लगी। अच्छा, आप पूछ लीजिए फिर उनको या उनको देना कैसे? नमस्कार सर, मी डॉक्टर रेहाना सय्यद. माझा पहिला पहिलं पुस्तक माझं कस्तुरबा गांधी यांच्यावर लिहिलंय ड्रामा फॉर्ममध्ये. आतापर्यंत हा प्रयोग झालेला नव्हता. माझ्या परीने मी जितकं समजण्याचा प्रयत्न केला गांधी आणि कस्तुरबा यांना, त्यावर मी हा प्रयोग केला. माझा एक छोटासा प्रश्न असा आहे की गांधी जी और कस्तूरबा का रिश्ता कैसा था? शायद आप भी कुछ चंद अल्फाज जो अगले काम के लिए कुछ नया पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकती हूँ मैं इसको लेकर, और नए एडिशन के साथ में और नया पहलू और कदम बढ़ा सकती हूँ. मैं आपको थैंक यू वेरी मच कहूँगा, क्योंकि मेरी दूसरी किताब की थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करने का मौका आपने मुझे दे दिया। लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूरबा बा, जिसमें बा की एक डायरी को के बारे में मैंने लिखा है, और बाकी एक बायोग्राफिकल अकाउंट भी मैंने लिखा है, जिसमें बा और बापू का जो रिश्ता था उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी मैंने डालने की कोशिश की है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, बा और बापू का रिश्ता एक इवॉल्विंग रिश्ता, पति पत्नी के रिश्ते में से सहभागी के रिश्ते तक, और कई उसमें बापू के एंकर के रूप में कस्तूरबा उभरती है, क्योंकि बापू को अगर उनके लास्ट 4 साल में आप देखें, जब बापू बा नहीं थी 44 से 48 के पीरियड, तो पता चलता है कि वो कई बार कंफ्यूज्ड होते थे, उनको स्टेबलाइज करने वाला इन्फ्लुएंस नहीं होता था, और वो ढूंढते थे कि कोई स्टेबल करने वाला इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आदत पड़ गई थी अगले उसके पहले के जो 4-5 डिकेड का उनका साथ था उसमें, कि भाई कस्तूर है, मुझे स्टेबलाइज करने वाली है, मुझे एंकर करने वाली है। तो वो एंकर
और रडर का काम उस रिलेशनशिप में, शिप में रडर होता है उसको स्टीयर करने के लिए, वो काम कस्तूरबा ने उस रिलेशनशिप। From that perspective only, sir, I have written that book. It got published from the Indian publication only. लेकिन हाँ वही एक चीज कि ये शायद अगला एडिशन जब हम निकालेंगे तो ये पर्सपेक्टिव मुझे काम आएगा। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। हेलो, इनका हो जाए फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस गांधी, जिसमें आचार्य विनोबा और उनकी बहुत भूमिका थी। आचार्य विनोबा ने गांधीयन मूवमेंट, गांधीयन सत्याग्रह, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसा हो वो डिफाइन किया था। और उसके बारे में जब जयप्रकाश नारायण का लिखता है तो दोनों के जो पत्र व्यवहार हुए हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और दूसरा बात है कि एक ड्यूरिंग द एरा ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रचनात्मक समाज, निर्मला देशपांडे एंड आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने एक समाज में हर एक जिले में, हर एक विलेज में एक न्यूट्रल फोर्स तैयार किया था, जो कि ऐसे दंगों को, बहुत तरह से दंगे हुए नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से दंगों को वो काबू में रखते थे और वायलेंस को काबू रखते थे। और आफ्टर निर्मला देशपांडे ये कम होते 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 ऑलमोस्ट वैनिश हो गया है। लेकिन जंतर मंतर के आंदोलन में रचनात्मक समाज में बहुत न्यूट्रल भूमिका निभा के साफ सफाई की, 100 कार्यकर्ता हमने भेजे वहां पे। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ नहीं मूवमेंट था तो सब तरफ गंदगी पड़ी थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पे साफ सफाई की। वो बात दूर रही, लेकिन जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक न्यूट्रल फोर्स रहता है, न्यूट्रल रहता है, वो अगर निकालेंगे तो हर हमेशा फ्यूज होते रहते हैं और ये रहते हैं। वैसे ही सामाजिक आंदोलन में और सामाजिक मूवमेंट में एक न्यूट्रल फोर्स रहना चाहिए, जो कि बाय डिजाइन नष्ट किया गया है। आज हम देखते हैं कि समाज 2 विभागों में बट गया है, न्यूट्रल फोर्स ही नहीं है, जानबूझ के उसको निकाल के। सो दिस आंदोलन इज अ पार्ट ऑफ अ डिजाइन एंड there is no provision, there is no thought process from Gandhian organizations to prevent and create such neutral forces in the society which can prevent violence. तो violence होता ही रहेगा, आगे भी अभी होता ही रहेगा। Do you agree with this principle? And I agree with the principle that ये जरूरी है। मैं एग्री करता हूँ कि गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें निभाई नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अब धरोहर बचाए रखने में ही अपने को अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। और उस धरोहर को कॉन्टेम्पोरराइज करने की बात जब आती है तो कम ऑर्गेनाइजेशंस, गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस उसमें कार्यरत रहते हैं। आपने निर्मला जी की बात की तो उनका ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अब वो उस जिद से वो काम नहीं कर रहा है, वो रिचुअलिस्टिक ही हो रहा है। इसमें रिसोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस, अगर जंतर मंतर का ही एग्जांपल हम दे तो वो जो मुस्लिम युवक था जिसने खाना बांटने का शुरू, जुनैद ने जो खाना बांटना शुरू किया, गुरुद्वारों में से जो सिख निकले और उन्होंने वहाँ लोगों को खाना और पानी, और लोग, मेरी बेटी गई थी वहाँ, वो मुझे कह रहे थे कि परिवार आ रहे थे, थैलियों में नाश्ता और पानी भर भर के लाके लोगों को बाहर दे रहे थे। ये भी एक तरीके से एक न्यूट्रल फोर्स एक्टिव था। ये उसका भी एक इन्फ्लुएंस हो रहा था कि असंतोष उतना बढ़ा नहीं। अगर बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती तो असंतोष शायद ज्यादा बढ़ जाता उसमें। तो ये हमने देखना चाहिए और हाँ, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। पर मैं आपके साथ वो एग्री नहीं करता हूँ कि हमेशा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। रिसोर्सेज बन जाते हैं अगर आप विश्वास जता सको अपने काम से। कई बार हम लोग कहते हैं यार 5 लाख रुपया आ जाए तो मैं 100 लोगों को ले जाके ये सब कर दूं, और उसी में रुक जाते हैं। पर 100 लोगों को ले जाके अगर काम करने लगे तो जरूरत पड़ने पे फंड्स आ जाते हैं। गांधी को भी मिलते थे, आज भी मिल सकते।
सर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोले 15 अगस्त के भाषण में कि जंगल का नक्सलवाद काबू में आ गया है और जो सोसाइटी में लोग हैं उनके मन में जो नक्सलवाद है, दिमागी नक्सलवाद, एक संकल्पना उन्होंने हमें सोचने के लिए भेजी है। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ अहिंसावादी हम बोलेंगे कि हम गांधी परिवार से है, तो आप कैसे देखते हैं इस संकल्पना तो की? प्रधानमंत्री जी तारीख चूक गए। वो 26 जनवरी को बोलते तो ये हमको एक पद्म भूषण जैसा अवार्ड होता, क्योंकि हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो सब वैचारिक नक्सल है, ऐसा दिमागी नक्सल है, वैसा उन्होंने लेबल लगाया। मैंने दूसरे ही दिन उनकी आज्ञा का स्वीकार करके अपनी सोशल मीडिया में अपना इंट्रोडक्शन दिमागी नक्सल करके लिख दिया है कि भाई ढूंढने मत जाना, मैं हूँ इधर दिमागी नक्सल। तो ये 26 जनवरी के जो सिविल अवार्ड्स होते हैं वो बेचारे, उनको तारीखों का ज्ञान कम है, तो उन्होंने 15 को ही बोल दिया। धन्यवाद सर. मानवी जीवनातल्या प्रत्येक विषयाला गांधीजींनी स्पर्श केलेला आहे आणि प्रत्येक समस्येला शाश्वत पर्याय पण त्यांनी सुचवलेला आहे. मला वाटतं या चर्चेतून आपण एक असा मेसेज इथून घेऊन जाऊ शकतो की सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर गांधीवाद हेच आहे आणि हेच सरांनी आपल्याला सांगितलं आणि सगळ्यांच्या चर्चेतून हाच मेसेज आपल्याला मिळालेला आहे. धन्यवाद सर. यानंतर मी सत्पाळ सरांना विनंती करणार आहे, कृपया आपण अध्यक्षीय समारोप करावा. महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय अंकुशराव कदम सर, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आत्ताच आपण ज्यांचं इंटरॅक्शन ऐकलं, तुषार गांधी सर, सर्व त्यांचे सहकारी आणि विद्यार्थी शिक्षक बंधू भगिनी, या संवादात आपल्याला एक लक्षात आलं की महात्मा गांधी मिशनला जे दीर्घ वाक्य आहे की शिक्षा, सेवा आणि संशोधन, तर गांधीजींचे शिक्षा आणि सेवा या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीचा एकतर विकास करण्यासाठी आवश्यकता किंवा त्याचबरोबर शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्येक समस्याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न, हा आपण गांधीजींच्या या तत्वाच्या माध्यमातून आपण MGM विद्यापीठामध्ये करत असतो. या चर्चासत्राच्या मध्ये एकच महत्वाचं आहे की आपल्याला क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे जे विचार करण्यासाठी आपल्याला एक विषय लागत असतात किंवा एक बॅकग्राऊंड लागत असतं, तर ते आज आपण या चर्चेच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालेलं आहे. खरोखर विद्यार्थ्यांनी ज्या प्रकारे प्रश्न विचारले, शिक्षकांनी ज्या प्रकारे आपलं मत सांगितले, तर यावरून दिसतं की विद्यापीठ हे प्रोग्रेस करत आहे. या विद्यापीठामध्ये चर्चासत्र झाले पाहिजे, ज्ञानाची निर्मिती झाली पाहिजे, प्रसार झाला पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्या माध्यमातून नवीन एक म्हणजे एक्सलन्सच्या जी पुढची पायरी असते ती आपण गाठली पाहिजे. खरोखर या प्रसंगी आपण आलात, खरोखर आणि छान, ज्याला हजरजबाबी उत्तर म्हणजे प्रश्न संपायच्या आतच प्रश्नात उत्तर तयार होतं. खरोखर मागच्या पण समारंभामध्ये आपण 2 ऑक्टोबरला सरांना बोलवलं होतं आणि मला आठवतं की जेव्हा मी त्यांना घेऊन रुक्मिणी सभागृहात चाललो होतो तेव्हा ते म्हणाले की इतक्या मोठ्या मॉबला मला पाहून आश्चर्य वाटेल की गांधी जीन्स मध्ये आणि याच्यामध्ये, तर ते म्हणे त्यांना शॉक लागेल की गांधी म्हटलं म्हणजे एक इमेज आपल्या मनामध्ये आहे. तर ज्या विचाराने म्हणजे गांधी आज सुद्धा आपण इतक्या विषयावर विचार करतो की गांधीजींची फिलॉसॉफी ही प्रत्येक काळामध्ये रिफाईंड होऊन आपल्या समोर येते आणि म्हणून त्यामध्ये आपण खरोखर त्या विचारांना आपण आता समजून राहिलोय की गांधीजींनी तेव्हा दिलेला विचार आणि आज सुद्धा आपण गांधीजींचा विचाराच्या माध्यमातूनच प्रश्नाचे उत्तर शोधतो आहे, विकासाचे मार्ग शोधतो आहे. खरोखर अशा पद्धतीच्या संवादातनं विद्यापीठ आपलं जे कार्यरत आहे त्यामध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. धन्यवाद. आभार प्रदर्शनाकडे येऊया. धन्यवाद सुकाळ सर. मला वाटतं खूप एक चांगला विचार दरवेळेस आपण तुषार सरांकडून ऐकतो. जेव्हा जेव्हा सर भेटतात तेव्हा एक वेगळा विचार नक्कीच आम्ही इथून घेऊन जातो. सर आपले विशेष आभार. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने जे आज इथं कार्यालयाचं उद्घाटन झालं त्या निमित्ताने सर इथे आले होते आणि त्याची संधी आम्ही घेतली की आम्हाला तुमच्याशी बोलायला मिळालं आणि हा संवाद घडून आला, त्याबद्दल आपले विशेष आभार.
तसेच महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे येथील अनवर राजन सर, MS जाधव सर, मच्छिंद्र गोरडे सर, लक्ष्मीकांत देशमुख सर यांची इथे विशेष उपस्थिती आहे, त्यांचे मी आभार व्यक्त करते. आणि आपल्याकडे जे संमेलन होणार आहे ते मी आत्ताच सांगितलं होतं की गव्हाणे सरांच्या पुढाकाराने हे संमेलन होतंय. ही गोष्ट खरी आहे. सर प्रयत्न करतायत. त्यासोबतच मला सांगायला आवडेल, सपकाळ सरांच्या नेतृत्वात बरेचसे कार्यक्रम इथे होणार आहेत आणि या सगळ्याला प्रोत्साहन अर्थातच आदरणीय कदम सरांचं आहे. या तिघांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. कारण 2 दिवसामध्ये गांधी विचाराचा जागर इथं होणार आहे. यात मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू या 4 भाषांमध्ये परिषदा, त्यासोबतच ग्रंथ प्रदर्शन, निबंध स्पर्धा, स्ट्रीट प्ले, गांधी भजन, राष्ट्र भक्तीची गीते, चित्र प्रदर्शन आणि खादी महोत्सव असे अत्यंत आकर्षक असे कार्यक्रम आहेत. भरगच्च कार्यक्रमाची मेजवानी इथं आहे. त्यामुळे नक्कीच तुम्हाला सगळ्यांना आत्तापासूनच निमंत्रित करतो. आपण या सगळ्या संमेलनामध्ये सहभागी होऊयात आणि अतिशय उत्साहाने हे संमेलन यशस्वी करूया असं आपण आज विश्वास सरांना देऊया. आणि आपण उपस्थित सर्वांचेही मी आभार व्यक्त करते. गांधीजींचे अनुयायी असलेली असे अनेक मंडळी इथे उपस्थित आहेत. त्यासोबतच विद्यार्थी आणि फॅकल्टी या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करते आणि हा कार्यक्रम इथेच संपला असं मी जाहीर करते.